हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए हम हिंदी टेट सीरीज लाए हैं। आज पार्ट 1 है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे संधि एवं संधि विच्छेद देखने वाले हैं। और ये देखिए अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पर देखिए हम चीज़ों को रटेंगे नहीं बल्कि चीज़ों को समझेंगे। और ये उन वीडियो से अलग है जो कहते हैं कि ये 6 सेकंड में हम संधि सिखाएं, 6 सेकंड में समास सिखाएं। क्योंकि देखिए ट्रिकों के माध्यम से जो है आसानी से चीज़ समझ में तो आ जाती है और मज़ा भी आता है। लेकिन ट्रिक द्वारा याद की हुई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में नहीं रहती है। तो हमारा जो काम है दोस्तों वह है कि चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल तक लेकर कैसे जाएँ। तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ़ मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ रटना नहीं है, सिर्फ़ चीज़ों को समझना है। तो जो भी देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पैट 2025 में अगर हम हिंदी सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो 5 नंबर में तो देखिए जो सामान्य हिंदी में यानी जनरल हिंदी में पूछा जाएगा, वह है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द। यानी ये वो होते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। जैसे बात करें अवधि और अवधि, तो एक अवधि जिस पे बड़ी की मात्रा है वो तो है अवध की भाषा, और एक अवधि जिस पे छोटी की मात्रा है दोस्तों वो समय यानी काल को कहा जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। इसके बाद मुहावरे लोकोक्तियां देखेंगे, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद और पद दोनों के देखेंगे। ठीक। तो ये तो 5 नंबर की जो हमारी हिंदी पूछी जाएगी उसमें है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों दो इसमें अपठित हिंदी गद्यांश पूछे जाएंगे। तो और ये जो होगा एक गद्यांश 5 नंबर का होगा। इस प्रकार से 10 नंबर के गद्यांश आएंगे तो टोटल में पैट में। ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संधि उठाइए। और देखिए संधि उठाने से पहले मैं आपको एक चीज बतला दूं दोस्तों, जो इनसे पहले मैंने वर्णमाला की वीडियो डाली है आप उन वीडियो को जरूर देख लें। क्योंकि जो जब हम संधि पढ़ेंगे तो इसमें संधि में जो कमाल रहता है वो वर्णों का ही रहता है। क्योंकि संधि जो है दो वर्णों के मेल है। यानी जो निकटवर्ती जो शब्द होते हैं तो जो उनके निकटवर्ती वर्ण होते हैं उन वर्णों के मिलने से ही जो परिवर्तन आता है दोस्तों उसे ही संधि कहते हैं। तो हम वर्णों को जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक संधि को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आपका काम है कि पहले उन वीडियो को देख लें यानी वर्णमाला अच्छे से याद कर लें और पढ़ लें। अगर यहाँ पर देखिए मैं शब्द की परिभाषा बताऊं दोस्तों, तो शब्द की परिभाषा भी कहती है कि वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई। इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे इसमें सब वर्ण हैं। हा है, हा को उच्चारित करने में सहायता दे रहा है बड़ा आ, फिर था है और था को उच्चारित यानी उच्चारण करने में सहायता दे रही है बड़ी। ये आपस में वर्ण मिले और इन्होंने एक शब्द बनाया हाथी। अब हाथी का कुछ ना कुछ अर्थ है। आप जानते हैं हाथी एक जानवर है। तो जैसे ही हमने इस शब्द को लिखा तो हमारे मस्तिष्क में हाथी की जो छवि है वो सामने आ गई। तो यानी इसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ होता है वही शब्द होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। यानी सार्थक इकाई होनी चाहिए। अगर देखिए इन्हीं वर्णों को आगे पीछे करके मैं एक शब्द लिख दूं थीहा, नहीं होती अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो जिसका अर्थ नहीं होता वह शब्द भी नहीं होता है। हिंदी से पहले ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ देखिए अभी आप आसानी से समझ लेंगे। अब यहाँ पर शब्दों का अगर वर्गीकरण देखें तो हम देखिए 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। एक है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। यानी हिंदी में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को हमने 4 आधार पर बांट लिया है। पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। और ये हैं 5 प्रकार के शब्द जिसमें बात करते हैं हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज की और संकर शब्द। ये 5 प्रकार के जो शब्द हैं ये उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हैं। जब मैं शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तो वहां पर अच्छे से इनको आपको बताऊंगा। इसके बाद रचना बनावट के आधार पर, ये वाला पॉइंट मैं अभी यहाँ पर संधि में हमारे यूज होने वाला है, तो इसको अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये होते हैं 3 आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। सही है। अर्थ के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं जो होते हैं दोस्तों एकार्थिक शब्द यानी जिनका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थक शब्द, और पर्यायवाची, विलोम और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सही है। इसके बाद वैकरणिक रूप और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं जिसको विकारी और अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपने शब्द की परिभाषा देखी कि वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई। देखिए यह जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि शब्द किसे कहते हैं, कि वर्णों के मेल से बनी इकाई या वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई। तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। वर्णों के मेल से तो थीहा भी बना लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं है तो ये शब्द भी नहीं है। तो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे दोस्तों, जो सार्थक इकाई है वही शब्द कहलाती है। ठीक। और हिंदी में जितने भी शब्द हैं दोस्तों उन्हें हमने 4 आधार पर बांटा कि उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास तीनों एक ही हैं। उसके आधार पर 5 प्रकार के
ये शब्द होते हैं, और रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 5, व्याकरणिक रूप प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के। अब देखिए बात करें अगर हम रचना बनावट के आधार पर, तो देखिए यहाँ पर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि संधि जो है यहीं से निकलेगी दोस्तों। तो रचना बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? एक है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं दोस्तों जिसके सार्थक खंड ना हो सके, सार्थक खंड ना हो सके, यानी जो शब्द है वह शब्द अपने में ही मूल शब्द हो, अगर उसके हम टुकड़े करें तो उन टुकड़े का कोई अर्थ ना हो बल्कि निरर्थक हो जाए। जैसे एक शब्द है दोस्तों मेज, तो ये अपने आप में एक शब्द है, अगर हम इसके टुकड़े करें तो वो क्या निरर्थक हो जाएगा, मे और जा को अलग अलग करें। तो मेज क्या है? एक मूल शब्द है। तो रूढ़ शब्द में जो होते हैं मूल शब्द ही आते हैं, अर्थात इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द बना है दोस्तों योग प्लस इक्स है, योग प्लस इक्स से बना है, सही है। इसमें क्या है, इसमें दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, और जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो यहीं से दोस्तों संधि निकलती है। और यौगिक शब्द में हम बात करते हैं देखिए संधि की, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, सही है। तो संधि द्वारा भी शब्द बनाए जाते हैं, समास के द्वारा भी शब्द बनाए जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा भी नए शब्द बनाए जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों संधि समास उपसर्ग प्रत्यय को शब्द निर्माण विधि कहा जाता है। क्या कहा था? शब्द निर्माण विधि, यानी इनके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे शब्द है दोस्तों विद्या एक, और एक शब्द है आल्य, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं विद्या और आल्य। अगर इन देखिए इन दोनों शब्दों को हम जब जोड़ेंगे तो एक नया शब्द हमारे सामने आएगा, और वह शब्द हो जाएगा दोस्तों विद्यालय, सही है। तो संधि के द्वारा शब्द बना, समाज के द्वारा भी जैसे अलग अलग शब्दों को जब हमने आपस में जोड़ा, जैसे राजा का कुमार, तो एक नया शब्द हम समाज के द्वारा बना देते हैं राजकुमार, तो ये समाज के द्वारा भी नया शब्द बनते हैं। उपसर्ग के द्वारा भी, जैसे वी प्लस ज्ञान अगर हम जोड़ें तो विज्ञान, तो जो विज्ञान है दोस्तों ये उपसर्ग के माध्यम से, यानी इसमें वी उपसर्ग है, और प्लस ज्ञान जब हमने आपस में जोड़ा तो विज्ञान एक नया शब्द हमारे सामने आया। तो इसका मतलब है कि उपसर्ग भी क्या है? शब्द निर्माण की एक विधि है। प्रत्यय की बात करें तो जैसे शब्द है सामाजिक, तो समाज शब्द में हमने एक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया सामाजिक। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब दो शब्द आपस में जोड़कर नया शब्द बनता है तो वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। और एक खास ख्याल यहाँ पर ये रखेंगे दोस्तों, जैसे विद्या प्लस आल्य है, इससे नया शब्द विद्यालय बना, तो जो नया शब्द बनता है तो उस बने शब्द का मूल शब्द में भी अर्थ निहित होना चाहिए। निहित का मतलब है छिपा होना चाहिए। जैसे रीजनिंग में आकृति देता है कि निम्नलिखित में से जो ये आकृति है निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें निहित है यानी छिपी हुई है। तो जैसे हम देखें कि विद्या प्लस आल्य, विद्या का घर, तो जो विद्यालय शब्द बना है इसमें भी क्या है? इन शब्दों का अर्थ निहित है, सही है, उनसे अलग नहीं बनना चाहिए, यानी उसका अर्थ उन बने हुए बनने वाले शब्दों में निहित होना चाहिए। राजकुमार, तो राजा का कुमार, ये क्या आपस में इसका अर्थ जो है एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, सही है। योग रूढ़ शब्द की अगर बात करें तो देखिए ये बनने के आधार पर तो यौगिक शब्द के जैसे होते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर ये रूढ़ शब्द हो जाते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे एक शब्द अगर मैं यहाँ पर लिखूं पीताम्बरधारी, पीताम्बरधारी, तो जैसे ही पीताम्बरधारी मैंने शब्द लिखा तो सबके समझ में आ गया कि कृष्ण जी को कहा जाता है, सही है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है दोस्तों पीताम्बर और प्लस धारी। पीताम्बरधारी के देखिए हमने टुकड़े तो कर दिए कि ये पीताम्बर प्लस धारी से मिलकर बना है, यानी एक यौगिक शब्द है, लेकिन जैसे ही हमने इसको अलग किया तो पीताम्बर से ना ही कृष्ण का अर्थ हो रहा है ना ही धारी से कृष्ण का अर्थ हो रहा। अलग करने पर ये जो बन जाते हैं रूढ़ शब्द बन जाते हैं, यानी इनका जो अर्थ है वो निरर्थक हो जाता है, लेकिन बनते यौगिक से हैं, योग करने से ही बनते हैं। तो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द की आप अच्छे से परिभाषा समझ गए होंगे आशा करता हूँ, सही है। यानी रूढ़ शब्द वे होते हैं जो जिसके सार्थक खंड ना हो सके, और योग रूढ़ शब्द के सार्थक खंड तो हो जाते हैं लेकिन जो उसका मूल अर्थ है, जैसे पीताम्बरधारी को कहते ही कृष्ण जी का जो है छवि सामने आई, लेकिन पीताम्बर अगर हम कहेंगे तो कृष्ण जी की छवि सामने नहीं आएगी, और ना ही धारी कहने से, सही है। तो यहाँ पर हमने बात की है यौगिक शब्द, तो ये यौगिक शब्द क्या होते हैं, यहाँ पर हमने संधि यहाँ जो है यौगिक शब्द में आती है, यहाँ पर सिर्फ इतना मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक। अब इसके बाद संधि पर अगर हम बात करें
तो देखिए संधि के प्रकार होते हैं दोस्तों 3। और जो देखिए अभी मैंने आपको पैट का सिलेबस दिखाया था उसमें सबसे पहले संधि ही दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर संधि उठाई है। अब संधि से पहले जो मैंने वर्णमाला की वीडियो डाली है उनको देखने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो संधि में है दोस्तों वर्णों का मेल होता है। अब वर्ण आप अच्छे से जब जान जाएंगे तो संधि भी आसानी से आप समझ में आएगी आपके। तो इससे पहले जो वर्णमाला की हमारी वीडियो है आप उनको पूरी देखें, ठीक। तो यहाँ पर संधि के प्रकार ये भी एक प्रश्न बनता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद दोस्तों स्वर संधि के भी प्रकार पूछता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं ये पांचों के पांच हमें याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि स्वर संधि का निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक गलत करके दे देता है। तो हमें इसके भेद भी याद होने चाहिए कि जो 5 भेद हैं कौन कौन से हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अगर देखिए यहाँ पर शॉर्ट में याद करना चाहें तो दीर्घ संधि में आपको बीच में जो यहाँ पर वर्णों का मेल होगा तो वर्णों के मेल से बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ बनेगा। इस कारण ये दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। गौड़ संधि में बीच में आपको जो है ए ओ अर देखने को मिलेगा। वृद्धि संधि में दीर्घ ए और बड़ा औ देखने यहाँ पर मिलेगा। यड़ संधि में याद रखेंगे या व रा से पहले आधा वर्ण आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द है तो ये प्रत्यक्ष शब्द जो है यड़ संधि के द्वारा बना है। तो या ये भी देख सकते हैं कि या व रा से पहले जो है आधा वर्ण है। अयादि संधि के बीच में या और व देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर शब्द देखने को मिलेगा आपको नयन और पवन। तो देखिए जैसे ही हम प्रश्न करेंगे उसके माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा संधि का। और ये जो प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों इस प्रकार से रखे गए हैं। जैसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि में भी देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और आयादी और यड़ संधि हम पढ़ेंगे बिल्कुल क्रम से। इसके बाद हम व्यंजन संधि फिर विसर्ग संधि हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो जाहिर सी बात है देखिए अगर वर्णों की बात की जाए कि जो जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। और ये वर्ड कौन से होते हैं, तो देखिए जो पहला शब्द होता है, यानी बात करें दोस्तों जैसे शब्द यहाँ पर हमने ले लिया विद्यालय ही ले लो, विद्यालय। तो यहाँ पर जो शब्द जुड़े हैं वो है विद्या प्लस आल्य। तो देखिए जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, ये आपस में जुड़ते हैं। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, तो इसका अंतिम वर्ण है देखिए बड़ा आ। और इसका भी, इसका जो दूसरा शब्द है इसका प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ। ये आपस में जब मिले तो बड़ा आ बड़ा मिलकर बड़ा आ ही बनाया। अब देखिए जहां पर आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ देखने को मिले वहां पर होती है दोस्तों दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो दो वर्ण होते हैं वो निकटवर्ती होते हैं, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है, ठीक। तो ये भी आप खास ख्याल रखेंगे। और देखिए जैसे ही संधि आएगी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा हम प्रश्नों के माध्यम से पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमें संधि के प्रकार भी याद होना चाहिए। तो हमने तो पहले तो देखिए 3 प्रकार बताए थे। अगर मूलतः पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि नहीं होती, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए स्वर संधि के भी प्रकार पूछता है, जो मैं अभी आगे प्रश्न आएगा शायद। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का भेद नहीं है, यही आ गया देखिए दीर्घ है, अनादि, गुण, वृद्धि। तो अनादि नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि होता है, सही है, अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि के भेदों में से पूछ लिया, तो दीर्घ स्वर संधि होता है, अयादि स्वर संधि होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है और एक यड़ स्वर संधि होता है, ठीक है, यड़ स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, अनादि कोई संधि नहीं होती है, ठीक। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो देखिए स्वर संधि में बात करते हैं दोस्तों स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, सही है। तो इसमें स्वर संधि तभी होती है जब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो। तो यहाँ पर स्वरों का मेल होता है, यानी
पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है स्वर होना चाहिए। तो जहां पर स्वर से स्वर का मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। और स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती है। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो अभी देखिए, मैंने शुरू में ही आपको जब शब्द की परिभाषा बताई थी कि शब्द वह होता है जो वर्णों के मेल से एक सार्थक इकाई बनती है। तो वह इकाई जो होनी चाहिए सार्थक होनी चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अनुदित बना है अनु प्लस उदित से, सही है। अवनींद्र बना है अवनी प्लस इंद्र से। अवनी जो है दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक। श्रद्ध कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है दोस्तों श्रद्धा। श्रद्धा। तो यहाँ पर यही गलत हो गया हमारा, ऑप्शन सी इसका आ जाएगा। यानी कौन सा युग्म गलत है? तो सी गलत है। श्रद्धा प्लस आनंद होना चाहिए। भू प्लस उद्धार, ये दोनों शब्द सही है, ठीक। अगला शब्द है सत्यार्थी। शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत प्लस अर्थी, स प्लस सत्यार्थी, सत्य प्लस अर्थी, सता प्लस अर्थी। तो फिर उसी चीज पे आते हैं दोस्तों, इसमें जब शब्द अलग अलग करते हैं तो दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो अर्थी शब्द है, अत्यार्थी कोई शब्द नहीं है दोस्तों, अर्थी है और अर्थी है दूसरा वाले में। सत्य से सत्य सता में देखें तो सत्य एक शब्द है, तो इसका मतलब हमारा सत्यार्थी का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सत्य होता है दोस्तों सच, और अर्थी होता है यहाँ पर चाहने वाला। चाहने वाला यानी इच्छुक, जिसको हम कहते हैं इच्छुक। तो जो सच को चाहता है उसे हम सत्यार्थी कहते हैं दोस्तों। और देखिए, यह तो अर्थी होता है चाहने वाला या इच्छुक। और जो लकड़ी की बनी होती है जिस पर शव लेकर जाते हैं वो जो अर्थी होती है दोस्तों, वो इस प्रकार से होती है, उसमें रा पूरा होता है, अर्थी। और यही देखिए, ये अर्थी अर्थी कहने में कैसे हैं? बिल्कुल समान है, यानी सुनने में समान है, लेकिन अर्थ इनके भिन्न भिन्न है। ये लकड़ी की बनी होती है जिस पर शव लेकर जाते हैं, और इसका मतलब होता है इस अर्थी का चाहने वाला या इच्छुक। तो इसी को कहते हैं दोस्तों समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी क्या है? पार्ट है एक हमारे पेट सिलेबस में। तो इनको भी हम बीच बीच में चर्चा करते हुए चलेंगे। और पर्यायवाची शब्द जो ज्यादातर कठिन होते हैं उनके भी देखिए एक अच्छे से, यानी कंसेप्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। रटने वाली यहाँ पर चीज नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। अब फिर वही बात देखिए, इसमें देख लेंगे हम जो शब्द होने चाहिए वो सार्थक होने चाहिए। तो रथी कोई ऐसा शब्द नहीं है, आर्थी भी शब्द नहीं है। हाँ, अभी हमने पीछे चर्चा की है, अर्थी और अर्थी होता है, ठीक। यानी चाहने वाला या इच्छुक। और अदर विद्या तो शब्द है, लेकिन यह इसके कारण गलत हो गया। तो विद्या और विद्य में इनमें देखें तो ये शब्द नहीं है, विद्या शब्द है। विद्या प्लस अर्थी यानी विद्या को चाहने वाला क्या कहलाएगा? विद्यार्थी कहलाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर संधि की बात करें कौन सी संधि है, तो देखिए यहाँ पर पहले में दीर्घ आ और प्लस आ, ये मिलकर बनेंगे दोस्तों दीर्घ आ। सही है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य यानी विद्यालय शब्द में है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो विद्या प्लस आल्य ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। तो जहां पर दीर्घ आ दीर्घ दीर्घ होते हैं, दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक। अगला प्रश्न है वधूर मी का संधि विच्छेद है। देखिए शब्द बड़ा दिक करता है वधु वाला, कि इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है या छोटे ऊ की मात्रा आती है, ठीक। अब बात करें, देखिए वधु का अर्थ होता है दोस्तों नव विवाहिता। नव विवाहिता। इता यानी इस पर जो अंत में आ है बड़ा आ, यानी आकारांत है। ये यहाँ शब्द कौन सा है? आकारांत। आकारांत इकारांत क्या होते हैं? यानी जिस शब्द के अंत में जो स्वर होता है वह स्वर उस शब्द का कारांत कहलाता है। अब यहाँ पर बड़ा आ है तो ये बन जाएगा आकारांत। तो इसका अंत में आकारांत है तो इसका मतलब यह है कि स्त्री से संबंधित होगा। तो वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ है वह क्या कहलाएगी? नवविवाहिता कहलाएगी। अब देखिए, जो स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ है दोस्तों, तो उसके मन में जो होंगे विचार होंगे, भावनाएं होंगी। तो वो भावनाएं और विचार कैसे लेकर आएगी? बड़े बड़े अपने विचार लेकर आएगी और उसके मन में बड़ी बड़ी भावनाएं होंगी, ठीक।
अपने ससुराल के प्रति कह लो या अपने नए जीवन के प्रति उसकी जो भावनाएं होंगी मन में, वो बड़ी बड़ी होंगी। तो बड़े बड़े से हम याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा वो जो वधु है उस पर याद रखेंगे, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, क्योंकि ये नव विवाहिता है। और जो नव विवाहिता जो नई दुल्हन होती है, उसके मन में नई नई एक भावनाएं, बड़ी बड़ी भावनाएं होती हैं, और बड़ी आशाएं रखती है वह अपने नए जीवन के प्रति, बड़ी बड़ी आशाएं रखती है। तो जब बड़ी बड़ी आशाएं रखेगी, तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि इस पर हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आएगी, और छोटे ऊ की मात्रा वाला गलत होता है। तो वधु का मतलब होता है नवविवाहिता। अब उसके मन में देखिए बड़ी बड़ी भावनाएं जाग रही हैं। तो जब बड़ी बड़ी भावनाएं जाग रही हैं, तो उर्मी पे भी बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए। उर्मी का यहाँ पर अर्थ है दोस्तों तरंग या लहर। तो तरंग या लहर मुख्यतः कहाँ पर देखिए पानी में चलती है। जो तरंग और लहर है वो पानी से संबंधित है। लेकिन जो हमारे मन में हलचल पैदा होती है, वो भी एक तरंग और लहर की तरह ही है। तो वधूर्मी का मतलब ही होता है दोस्तों, जो मन में उत्पन्न भावनाएं होती हैं, और किसके, नवविवाहिता स्त्री के, तो उसे वधूर्मी कहा जाता है। सही है, वधूर्मी। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा, वधु प्लस ऊर्मी दोनों पर बड़ ऊ की मात्रा ही आएगी, क्योंकि वधु का मतलब है नवविवाहिता स्त्री, और नवविवाहिता है यानी नया जीवन अपना शुरू कर रही है, तो उसके मन में बड़ी आशाएं हैं। तो बड़ी आशाएं हैं तो बड़े ऊ की मात्रा, और उसके मन में जो लहर है, जो एक तरह से भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो कैसी हैं, वो भी बड़ी हैं। तो यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा ही आएंगी। तो वधु प्लस ऊर्मी से वधूर्मी, इसका सही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भूर्जा का संधि विच्छेद है। तो भू जो पृथ्वी से संबंधित है, उस पर बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये है। और ऊर्जा पर भी बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा बनती है दोस्तों। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो देखिए बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये मिलकर बनेंगे बड़ा ऊ। तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि ही यहाँ पर होगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक। तो भूर्जा में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो देखिए उर्मिलेश, तो ईश ईश शब्द होता है, ऐश कोई शब्द नहीं होता। तो इन दो में अगर देखें तो उर्मिल और उर्मिला, तो उर्मिला शब्द होता है, तो उर्मिला प्लस ईश से मिलकर बनेगा दोस्तों उर्मिलेश, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है दीर्घ आ, और यहाँ पर है हमारी दीर्घ ई। तो आ और ई मिलकर जो बनते हैं दोस्तों, ए बनते हैं। ए, ओ और अर, ये तो बनता है इससे, ए ओ अर। ये तीन जहां पर भी आपको दिखे दोस्तों, वहां पर होती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और ए कैसे बनता है, देखिए जहां पर देखिए आ या दीर्घ आ, ई या दीर्घ ई, कोमा उ या दीर्घ उ, कोमा री। देखिए हिंदी में दीर्घ री नहीं होता, सही है, छोटी वाली री ही होता है। दीर्घ री का मतलब है जिसके नीचे दो घुंडी हो, ये संस्कृत में होती है। सही है, इसके नीचे इस प्रकार से आपको दो घुंडी देखने को मिलेगी, ये संस्कृत में है ये वाला वर्ड। हमारी हिंदी में ये वाली री है। ठीक। तो जब इसका आ का मिलन या तो ई से हो, जब ई से होगा दोस्तों तो बनेगा ए, छोटा ए। ठीक। और जब इसका मिलन दोस्तों ऊ या ऊ के साथ हो तब बनेगा ओ। कौन सा ओ, छोटा ओ, यानी एक मात्रा वाला। और आ इसका री के साथ जब मिलन होगा तो बनेगा दोस्तों अर। और ये ए ओ अर देखने को मिलेगा हमें गुण स्वर संधि में। तो उर्मिला प्लस ई से बना है उर्मिलेश। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, इस बात का भी खास ख्याल रखेंगे कि हम शब्दों के साथ साथ उसकी संधि भी याद करते हुए चलें। तो गुण स्वर संधि है। ठीक। अगला प्रश्न है, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अब देखिए बात करें शब्द की दोस्तों, तो परि ऊपरी परि, तो ऊपरी शब्द है, और सर्व का मतलब होता है सबसे, तो सबसे ऊपरी, तो सर्वोपरि बन जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर देखिए हम बात करें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है दोस्तों वह है आ। पहले शब्द का आ कैसे है, अगर देखिए इसका वर्ण विच्छेद मैंने पिछली वीडियो में आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो वहां पर वर्ण विच्छेद करना भी आपको सिखाया था। यहाँ पर सा है, और सा को उच्चारित कर रहा है दोस्तों छोटा आ, प्लस आधा रा है, और रा को जो है कोई भी स्वर जो है वो सहायता नहीं दे रहा है, इसलिए ये देखिए मात्रा के रूप में ऊपर चला गया।
फिर है दोस्तों इसके बाद वा, और वा को सहायता दे रहा है दोस्तों आ। इस प्रकार से शब्द बना है सर्व। सर्व शब्द बना है, ठीक। सही से लिख देता हूं, सर्व। तो इसके अंत में क्या है दोस्तों, आ है, और इसमें है ऊ। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, ओ बनाते हैं, एक मात्रा वाला। तो यहाँ पर सर्वोपरि हो गया। और जहां पर आपको ए ओ अर देखने को मिला, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, महर्षि का संधि विच्छेद कौन सा है। तो महर्षि शब्द बना है दोस्तों महा प्लस ऋषि से। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। संधि की बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया आ या दीर्घ आ जब री के साथ मिले, चाहे देखिए छोटा आ हो या बड़ा आ हो, जब री के साथ मिलेंगे तो शब्द बनाएंगे अर। सही है। तो यहाँ पर महा है, महा, और प्लस ऋषि। अब यहाँ से जब हमने दीर्घ आ बाहर निकाला दोस्तों, तो ये शब्द बन जाएगा माँ प्लस हा पे हल लग जाएगा, क्योंकि आ बाहर निकाल दिया जो इसको उच्चारण करने में सहायता दे रहा है। जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ से आ बाहर निकला, और यहाँ से री, और शब्द बचा हमारे पास सी। इन दोनों का मिलन कर दो, इन दोनों का मिलन करा तो अर शब्द बना। अब हा को जो सहायता देगा छोटा आ देगा, यानी इसकी जो मात्रा है बड़े आ की वो हट जाएगी। और यहाँ पर इसने इसको हा को सहायता दे दी। अब यहाँ पर बचा दोस्तों रा, आधा वाला, जिसके नीचे हल लगा है। इसके बाद सी। तो ये जब आधा रा होता है दोस्तों, जिसके नीचे हल लगा होता है, वो मात्रा के रूप में चला जाता है। इस प्रकार से ये शब्द बना है महर्षि। सही है। तो जहां पर आपको ए ओ और अर ये देखने को मिला, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो महर्षि का संधि विच्छेद तो हो गया महा प्लस ऋषि, लेकिन हमें साथ ही साथ पता भी चल गया कौन सी संधि है। संधि है दोस्तों गुण स्वर संधि। सही है। अगला प्रश्न है, मृगैंद्र में निम्न में से कौन सी संधि है। गुरु स्वर संधि, जड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। शॉर्ट फॉर्म में तो मैंने आपको बता ही दिया है। जब ए ओ अर देखने को मिला, तो यहाँ पर देखिए एक मात्रा वाला ए देखने को मिल रहा है, तो कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। संधि विच्छेद अगर इसका करें तो दोस्तों शब्द बनेगा मृग, यानी जो हिरन होता है, प्लस इंद्र। तो मृगेंद्र यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से छोटा आ बाहर निकलेगा, और प्लस ई इधर से आ जाएगा। आ और ई जहां पर मिलते हैं वहां पर ए बनता है। सही है। तो मृगेंद्र, मृगेंद्र कहते हैं दोस्तों शेर को। सिंह, शेर या सिंह को मृगेंद्र कहते हैं। सही है। अगला प्रश्न है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण है दीर्घ आ प्लस, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण है दोस्तों ओ। तो देखिए जब आ और ऊ मिले तब तो ओ बना, लेकिन जब आ के साथ ओ मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर दो मात्रा वाला ओ बनेगा। सही है। यह है ओ और यह है औ बनेगा। तो कहने का मतलब यह है गुण संधि में तो आ प्लस, गुण संधि में जब आ या दीर्घ आ के साथ जब ऊ या ऊ मिले, तब तो यहाँ पर बनता है दोस्तों औ। लेकिन जब आ या दीर्घ आ के साथ ओ या औ मिले, तब बनता है दोस्तों बड़ा औ, यानी दो मात्रा वाला। इस बात का भी आप खास ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ और औ जब मिला तो दो मात्रा वाला औ बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे दो मात्राएं किस में हैं, तो देखिए महोजस्वी में है, तो महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप हो जाएगा महोजस्वी। अच्छा संधि कौन सी है कहलाएगी, तो यहाँ पर संधि कहलाएगी दोस्तों वृद्धि संधि। देखिए अभी हम एक मात्रा वाला पढ़ रहे हैं, अब इस मात्रा में वृद्धि हो गई। मात्रा में वृद्धि या तो देखिए ये हुई मात्रा में वृद्धि, और ये एक के साथ मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जब मात्रा में वृद्धि हो गई तो ये संधि कहलाती है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। तो कौन सी संधि है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे, ये है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। तो महा प्लस ओजस्वी बनेगा महोजस्वी। इस बात का ख्याल रखेंगे। देखिए जब आ और दीर्घ आ जब ऊ के साथ मिलेंगे तो एक मात्रा वाला ओ बनेगा, लेकिन जब आ और दीर्घ आ औ के साथ मिलेंगे दोस्तों, तो दो मात्रा वाला औ बनेगा। सही है। दो मात्रा वाला महोजस भी यहाँ पर बनेगा, और मात्रा में वृद्धि हुई, इस कारण वृद्धि स्वर संधि ये कहलाएगी।
तो हमने देखिए अभी तक दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, गुण स्वर संधि पढ़ी, अब वृद्धि स्वर संधि के यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं। मतैक्य के शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर भी देखिए हमें ये अय देखने को मिल रहा है, तो सीधी सी बात है इसमें मात्रा में वृद्धि हुई है, तो कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। लेकिन इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं दोस्तों, ये बना है मत प्लस एक्के से, मत प्लस एक्के। तो यहाँ पर जो है देखिए आ या दीर्घ आ मिलेगा दोस्तों ए या अय से, तो यहाँ पर हमें अय देखने को मिलेगा। और जहाँ पर देखिए औ या ए देखने को मिले, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। एक्के का मतलब होता है दोस्तों एक रूपता, एक रूपता। अब किस चीज में एक रूपता? मतों में जब एक रूपता देखने को मिलती है तो वहां पर मतैक्य शब्द बनता है। संधि कौन सी हो गई? वृद्धि स्वर संधि हो गई। अगला प्रश्न है, महेश्वर्य का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अब देखिए ऐश्वर्य भी एक जो शब्द है दोस्तों, ये एक तो वर्तनी में भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, यानी मात्रा वाला है बिना मात्रा वाला। तो देखिए मैंने जब आपको अभी पिछली वीडियो में प्रत्यय बताया था, यानी वर्ण में ही बताया था आपको वर्णमाला की वीडियो में कि प्रत्यय, वो प्रत्यय में एक प्रत्यय या प्रत्यय बताया था, तो इसमें बताया था कि शब्द का जो प्रथम स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है और अंतिम स्वर हट जाता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर हम प्रत्यय देखें तो यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है ईश्वर शब्द में। ईश्वर जो शब्द है दोस्तों वो दीर्घा सा बनता है, ये आप जानते हैं, ईश्वर प्लस या। तो या प्रत्यय इसमें जुड़ा है, तो इसका अंत में जो आ है ना, छोटा आ, वो तो हट जाएगा। और जो पहला वर्ण वर्ण नहीं, पहला स्वर कहेंगे, जो पहला स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। और ई जो मैंने परिवार बांटे थे दोस्तों, कि छोटी ई और बड़ी ई, ए आई, ये एक परिवार बताया था, और इसमें जो बड़ा सदस्य बताया था वो अय बताया था। यानी अगर प्रत्यय से संबंधित जब भी कोई परिवर्तन आएगा तो उसमें हमें बड़ा ए देखने को मिलेगा। जैसे कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ पर इतिहास एक शब्द है, इतिहास, और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा, तो एक तो अंतिम जो स्वर होता है वो हट जाता है और प्रथम स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ का मतलब है इस परिवार का जो दीर्घ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस मैंने परिवार बांटे थे, आप पिछली वीडियो देखना क्योंकि यहाँ पर समय ज्यादा हो जाएगा। फिर ई का जो बड़ा सदस्य है वो ए है, तो यहाँ से ए आ जाएगा दोस्तों। और इतिहास, यहाँ से जब आ तो हट जाएगा और ई सा को सहायता देगा, जब सा को सहायता देगा तो इस प्रकार से मात्रा के रूप में आ जाएगा। और इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ने से ऐतिहासिक इस प्रकार से बनता है। अब ईश्वर में जब या प्रत्यय जुड़ रहे हैं तो आप खुद बताएं दोस्तों, इस परिवार में दीर्घ कौन सा है? बड़ा ए है, यानी एक ही मात्रा वाला जो है वो है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, सही है। अब तो इसका शुद्ध रूप भी पूछता है कि मात्रा वाला है बिना मात्रा वाला, तो ये तो गलत हो गया। शब्द बनेगा दोस्तों ऐश्वर्य, सही है। अब रा को जो आ सहायता दे रहा वो तो हट गया और आधा रह गया, और जब आधा रा होता है तो वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर रा की मात्रा होती है दोस्तों उसको बोलते हैं रा का रेफ रूप, रा का रेफ रूप। और जो नीचे मात्रा लगती है दोस्तों रा की, जैसे किरम, ये, तो जो ये मात्रा होती है रा की, ये कहलाती है दोस्तों पदैन रूप। किसका? रा का पदैन रूप, सही है। तो जो नीचे रा लगता है वो पदैन रूप, और जो ऊपर लगता है उसको रेफ रूप कहते हैं। तो ऐश्वर्य शब्द आशा करता हूँ आप नहीं भूलेंगे, ठीक। तो ऐश्वर्य क्या होता है? जिसमें ईश्वरीय गुण हो, ये कह सकते हैं एक प्रकार से। जैसे जो जमीर शब्द सुना होगा कि जमीर नहीं गिरना चाहिए, जिसका जमीर बड़ा होता है दोस्तों, एक तरह से, तो उसको हम ऐश्वर्य बोलते हैं। अगर देखिए आपके पास जो आपका खुद का ज़मीर है एक प्रकार से वो बड़ा बढ़ गया तो आप ऐश्वर्य कहलाएंगे, और जब पैसा आपके पास बढ़ेगा तब आप रिद्धि कहलाएंगे, रिद्धि। तो जो रिद्धि और ऐश्वर्य दोनों आपस में है तो पर्यायवाची, लेकिन रिद्धि क्या है? एक जो आपका पैसे में वृद्धि है, तो पैसे की वृद्धि के द्वारा जो आपकी समृद्धि हुई वो रिद्धि कहलाई। और जो आपके जमीर के द्वारा, आपके स्वाभिमान के द्वारा, एक शब्द है हिंदी में स्वाभिमान, स्वाभिमान के द्वारा जो एक वृद्धि समृद्धि आप में आई वो ऐश्वर्य कहलाती है। तो ऐश्वर्य और रिद्धि में यही अंतर है दोस्तों, कि रिद्धि पैसों के द्वारा आती है और ऐश्वर्य हमारे जमीर, हमारे स्वाभिमान के तहत आती है। अब जिसका ऐश्वर्य महान हो वो महेश्वर्य कहलाता है। अब महा, देखिए ये तो गलत है, मह गलत हो गया, महा प्लस ऐश्वर्य होता है महेश्वर्य। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। और संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दो मात्राएं देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो संधि हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि
स्वर संधि, ठीक। तो यहाँ पर आप प्रत्यय लगाने का नियम भी सीखे। और जो ये शब्द है ऐश्वर्य, अगर इसको शुद्ध अशुद्ध रूप में पूछता है तो आशा करता हूँ आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इसके परिवार का जो बड़ा सदस्य है वो बड़ा ए ही है। और यह प्रत्यय इसमें जुड़ा है, इस कारण ये ऐश्वर्य शब्द बन गया। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वरीय गुण कह लो, या जो हमारे स्वाभिमान में वृद्धि हुई है वही कहलाता है ऐश्वर्य। अगला, चलो प्रश्न तो यहाँ पर समाप्त हो गए, आज की वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर संधि बताई, और संधि क्यों पढ़ी है सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस में दिखाई थी। जो हमारा पैट 2025 का सिलेबस है उसमें सबसे पहले इन्होंने संधि ही रखी है। संधि से पहले मैंने अपने यहाँ पर देखिए अभी वर्णमाला की वीडियो डाली है, वो देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि संधि में हम वर्णों का मेल देखते हैं। वर्णों के मेल के तहत ही जो विकार उत्पन्न होता है, जो एक बदलाव आता है, वही संधि कहलाती है। तो हमें वर्णों का भी ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए वर्णमाला की वीडियो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि इन्होंने कहा नहीं है कि वर्णमाला भी सिलेबस में है, लेकिन संधि रखा है तो संधि के तहत हमें वर्णमाला के भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तभी आप सीखेंगे दीर्घ स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, ठीक। और हमने संधि के प्रकार पढ़े, शब्द की परिभाषा पढ़ी, और संधि में भी देखिए सबसे पहले हमने स्वर संधि उठाई है। तो हमने यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर दी प्रश्नों के माध्यम से ही, गुण स्वर संधि समाप्त कर दी, वृद्धि स्वर संधि भी समाप्त कर दी। अब यड़ आयादी बची है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।